प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पदवर्गीकरण अध्याय में जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वो मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कराना चाहता हूँ। पदवर्गीकरण का अर्थ, पदवर्गीकरण की परिभाषा, पदवर्गीकरण की आवश्यकता या महत्व, पदवर्गीकरण से हानि, पदवर्गीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके कितने चरण होते हैं, पदवर्गीकरण की कितनी प्रणालियां हैं जो प्रचलित हैं, स्थिति वर्गीकरण के गुण दोष, कर्तव्य वर्गीकरण के गुण दोष और भारत में लोक सेवाओं के वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, केंद्र में लोक सेवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इसका एक चार्ट भी आपको दिखलाया था बना के कि भाई जो भारत में सरकारी सेवाओं का वर्गीकरण है उसमें प्रथम पायदान पर या पहले नंबर पर अखिल भारतीय सेवाएं, फिर केंद्रीय सेवाएं, उसके बाद में प्रांतीय सेवाएं या राज्य सेवाएं आती हैं, फिर विशिष्ट या विशेषज्ञ सेवाएं आती हैं। केंद्रीय सेवाएं जो सेवा श्रेणी और स्तर में बांटी गई हैं, उस श्रेणी को वर्ग का खा गा घा में बांटा गया है। अब पदवर्गीकरण के अगले भाग में हम और विस्तार से कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण हम थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं कि भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण स्थिति वर्गीकरण के आधार पर किया गया है और थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं भारत की लोक सेवाओं में अखिल भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च स्थान होता है। ये सेवाएं ब्रिटिश काल में शुरू की गई थीं और संपूर्ण भारत के लिए ये निर्मित थीं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र या राज्य में कहीं भी आवश्यकता अनुसार पद स्थापित किए जा सकते हैं और वर्तमान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान हैं। प्रथम प्रकार की सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरे प्रकार की सेवा है भारतीय पुलिस सेवा और तीसरे प्रकार की सेवा है भारतीय वन सेवा अर्थात IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। प्रथम 2 सेवाएं IAS और IPS ये भारत में स्वतंत्रता के समय विद्यमान थीं और तीसरी जो सेवा है IFS ये बाद में अस्तित्व में आई। सन 1961 में राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। उनमें एक थी भारतीय वन सेवा, दूसरी थी भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, तीसरी थी भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। किंतु 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा ही एक नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठित हो पाई। अब इसके बाद आते हैं केंद्रीय सेवाएं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में
या विभागों में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक होते हैं। और ये केंद्रीय सेवाएं 4 वर्गों या श्रेणियों में बटी हुई होती हैं। चार वर्ग कौन से हैं? केंद्रीय सेवाएं वर्ग का, केंद्रीय सेवाएं वर्ग ख, केंद्रीय सेवाएं वर्ग ग और केंद्रीय सेवाएं वर्ग घ। स्वतंत्रता से पहले भी केंद्रीय सेवाएं 4 वर्गों में बटी हुई थी, लेकिन 4 वर्ग का जो नामांकन था वो अलग प्रकार का था। श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, अधीनस्थ सेवाएं और निम्न स्तर की यानी इन्फीरियर सेवाएं। जब प्रथम वेतन आयोग की अनुशंसा आई तो अधीनस्थ और निम्न श्रेणी की सेवाओं का नाम बदलकर श्रेणी थर्ड और श्रेणी फोर्थ कर दिया गया। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद श्रेणी के स्थान पर ग्रुप शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और श्रेणी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ग्रुप आ, ग्रुप बा, ग्रुप सा, ग्रुप दा या फिर ग्रुप का, ग्रुप खा, ग्रुप गा, ग्रुप घा नाम दिया गया। का खा गा गा में विभक्त किया गया। और यही जो नाम की प्रणाली है वो आज तक प्रचलित है। अब इसके बाद आती हैं राज्य सेवाएं। जिस प्रकार केंद्र के मंत्रालयों और विभागों में कार्य करने वाले कार्मिक केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक माने जाते हैं, उसी प्रकार राज्यों के भी अपने विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, वो उनमें भी कार्मिक कार्य करते हैं। राज्य के अपने कुछ विषय हैं जिनका राज्य सरकार शासन करती है, प्रशासन करती है। राज्यों में भी लोक सेवाओं को सेवा, श्रेणी तथा ग्रेड्स में बांटा हुआ है। राज्य सरकार उन्हीं विषयों या उन्हीं सेवा नियमों का निर्माण करती है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः राज्यों में लोक सेवाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। सबसे ऊपर राज्य प्रशासनिक सेवाएं, राज्य लेखा सेवाएं, राज्य लेखा अधीनस्थ सेवाएं, राज्य सचिवालय सेवाएं और विभागीय सेवाएं। जिस प्रकार सेवाओं का वर्गीकरण किया जाता है उसी प्रकार कार्मिकों का भी वर्गीकरण किया जाता है। जो राज्य सेवा के कार्मिक होते हैं, राज्य स्तरीय सेवाएं हैं, उनके कार्मिक राज्य सेवा के कार्मिक माने जाते हैं। जो राज्य सेवाओं के अधीनस्थ सेवाएं होती हैं उनमें कार्मिक अधीनस्थ सेवा के कार्मिक माने जाते हैं। लिपिक वर्गीय सेवाएं, चाहे वो मंत्रालय सचिवालय के अंदर हों या कहीं किसी विभाग में पदस्थापित हों, इस प्रकार के कार्मिकों को मंत्रालयिक सेवा में माना जाता है। और उसके बाद चतुर्थ श्रेणी सेवा होती है। इन सेवाओं के अलावा केंद्र और राज्यों की अपनी विशिष्ट सेवाएं भी होती हैं, विशेषज्ञ सेवाएं जिनको कहते हैं। जैसे वैज्ञानिक सेवाएं हैं,
वो विशिष्ट सेवाओं में आती हैं। स्टेट में अर्थात राज्यों में डॉक्टर, इंजीनियर ये विशेषज्ञ सेवाओं में आती हैं। और स्पष्ट करके अगर हम अध्ययन करें अखिल भारतीय सेवाएं, तो भारत की लोक सेवाओं में अखिल भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च स्थान होता है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र में और राज्य में कहीं भी आवश्यकता अनुसार पद स्थापित किए जा सकते हैं, अर्थात इनको पोस्टिंग दी जा सकती है। इन सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत होता है, अर्थात ये सेवाएं इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए राज्यसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के 33% पद राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अर्थात राज्य प्रशासनिक सेवा जैसे राजस्थान में आरएस है, तो अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 100 पद हैं तो उनमें से 67% पद 67% पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं यूपीएससी द्वारा, और जो शेष 33% पद हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवाओं से भरे जाते हैं। केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में, केंद्रीय सरकार अर्थात भारत सरकार, और भारत में स्थित केंद्रीय कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक होते हैं। केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि इन सेवाओं का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश ही होता है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिक अधिकांशतः अपने राज्य संवर्ग में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनमें जब भर्ती होती है तो भर्ती के पश्चात उनको स्टेट कैडर में बांट दिया जाता है। उनको स्टेट मिलता है कैंडिडेट को, आप कौन सा स्टेट लेना चाहते हैं, और ज़्यादातर समय वो अपने उसी स्टेट में बिताते हैं जो स्टेट उन्हें मिला था। जबकि केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक पूरे देश में स्थानांतरित होते रहते हैं, उनका कोई स्टेट कैडर नहीं होता। केंद्रीय सेवाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, हम अध्ययन कर चुके हैं, वर्ग का, खा, गा, घा। प्रत्येक श्रेणी में भर्ती होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उनके कार्य होंगे, इसको निश्चित कर दिया जाता है। जैसे केंद्रीय सेवाएं वर्ग का, वेतन की दृष्टि से देखें या स्टेटस परिस्थिति यानी कि एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, अधिकार और अन्य प्रशासनिक कारकों की दृष्टि से अगर इसे देखें तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के तत्काल बाद की स्थिति प्रदान करते हैं। केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा का सर्वोच्च स्थान होता है, और केंद्रीय सेवाओं में जो भर्ती की जाती है वर्ग का में, वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। केंद्रीय सेवाएं वर्ग खा, ये सेवाएं द्वितीय श्रेणी की होती हैं, क्योंकि प्रथम श्रेणी की सेवाएं का वर्ग की होती हैं, और का वर्ग की सेवाओं के अधीन इन सेवाओं के अधिकारी कार्य करते हैं। राजपत्रित पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एवं अराजपत्रित पद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि केंद्रीय सेवाएं वर्ग खा में 2 प्रकार के पद होते हैं, राजपत्रित और अराजपत्रित। राजपत्रित पदों पर यूपीएससी भर्ती करती है और अराजपत्रित पदों पर एसएससी भर्ती करती है। केंद्रीय सेवाएं वर्ग का
यह सेवाएं अराजपत्रित श्रेणी की होती हैं। राजपत्रित, पत्रित और अराजपत्रित के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि राजपत्रित क्या होता है, अराजपत्रित क्या होता है। जिन सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण गजट नोटिफिकेशन में जारी किए जाते हैं वो राजपत्रित होती हैं, गजटेड सर्विस होती हैं, और जिनके नहीं किए जाते वो नॉन गजटेड होती हैं, अराजपत्रित। तो केंद्रीय सेवाएं वर्ग गा, यह सेवाएं अराजपत्रित श्रेणी की हैं। इसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा, लिपिक सेवा जो मंत्रालयिक सेवाएं होती हैं, डाक, तार व लेखा सेवाएं सम्मिलित होती हैं, और इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है। केंद्रीय सेवाएं वर्ग घ, इस श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे चपरासी, जमादार, बागवान, दफ्तरी ये सम्मिलित होती हैं, और इनकी भर्ती संबंधित विभाग या कार्यालय स्वयं के स्तर पर करता है। विशेषज्ञ सेवाएं, जब जो कार्य है वो तकनीकी प्रकृति का हो, जब प्रशासनिक एवं विभागीय कार्य तकनीकी प्रकृति को हो जाए, जब कार्य में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, एक उस कार्य विभाग की जो कार्य प्रणाली एक विशेष तकनीकी प्रकार की होती है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, न्याय विभाग है, इनकी जो कार्य प्रणाली एक विशेष तकनीकी प्रकार की होती है, या सामान्य प्रशासनिक नियमों के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता, सेवा प्रदान करने की एक तकनीकी होती है, तब संबंधित विभाग की संरचना और कार्य प्रणाली के अनुरूप विशेषज्ञ पद सृजित किए जाते हैं या वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, वकील आदि। विशेषज्ञों के कुछ पद लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अधिकांश पद संबंधित विभाग द्वारा भरे जाते हैं। प्रांतीय या राज्य सेवाएं, केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार में भी लोक सेवाओं को सेवा श्रेणी और ग्रेड्स में बांटा हुआ है। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और रिवाइज हो जाएगा। सामान्यतः राज्य में लोक सेवाओं का वर्गीकरण इस प्रकार होता है। नंबर 1 राज्य प्रशासनिक सेवाएं, नंबर 2 राज्य लेखा सेवाएं, नंबर 3 राज्य लेखा अधीनस्थ सेवाएं, नंबर 4 राज्य सचिवालय सेवाएं, और नंबर 5 विभागीय सेवाएं। राजस्थान में विभागीय सेवा का पद वर्गीकरण करते हुए कार्मिकों को 4 भागों में बांटा जाता है, अर्थात राजस्थान सरकार के विभागों में जो कार्मिक कार्य कर रहे हैं उनका क्षैतिजिक अगर वर्गीकरण किया जाए तो 4 प्रकार के कार्मिक आते हैं। राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा। केंद्रीय एवं प्रांतीय पद वर्गीकरण में अंतर। केंद्र सरकार के स्तर पर भी वर्गीकरण किया गया है और राज्य सरकार के स्तर पर भी वर्गीकरण किया गया है। इनमें क्या अंतर है? केंद्र सरकार में लोक सेवाओं को का, खा, गा, घा वर्गों में बांटा गया है। ये श्रेणी हैं। हमने पिछले चार्ट में देखा था कि केंद्रीय सेवाओं की 4 श्रेणी हैं। यह वर्ग या श्रेणी सभी विभागों में विद्यमान है। वर्ग का तथा खा प्रबंधकीय एवं उच्च अधिकारियों से संबंधित हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड में अध्ययन किया। जबकि वर्ग गा लिपिकीय कार्यों का द्योतक है, यानी कि वर्ग गा से हमें जानकारी मिलती है कि इसमें लिपिक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, और वर्ग घा चतुर्थ श्रेणी पदों से संबंधित है। अब प्रांतीय स्तर पर अगर बात करें तो प्रांत जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में श्रेणी का तात्पर्य ग्रेड से है। वहाँ केंद्र में श्रेणी का तात्पर्य वर्ग से है, राजस्थान में श्रेणी का तात्पर्य ग्रेड से। राजस्थान के सिविल सेवा वर्गीकरण में ग्रुप या वर्ग का तात्पर्य केंद्र सरकार के समान नहीं है।
अगर वर्ग की बात करें तो राज्य में अगर कोई वर्ग बनता है तो जैसे कोई बड़ा विभाग है और उसमें बहुत प्रकार के कार्मिक कार्य करते हैं, कोई कई प्रकार के बहुआयामी कार्य किए जाते हैं उस विभाग द्वारा, तो वहाँ कार्मिकों को कार्यों के आधार पर वर्गों में बांट दिया जाता है। जबकि केंद्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है। सामान्यतः किसी विभागीय सेवा में बड़े अधिकारी सम्मिलित होते हैं तथा उस विभाग की अधीनस्थ सेवा में निम्न स्तरीय कर्मचारी सम्मिलित माने जाते हैं। अधीनस्थ कार्मिकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में विभक्त किया जाता है, जो उनके वेतनमान के आधार पर होता है। अब अध्ययन करते हैं कि भारत के जो पद वर्गीकरण है उसकी प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। भारत में पद वर्गीकरण कर्मचारी की स्थिति का वर्गीकरण है। भारत में जो सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं और विशेषज्ञ या विभागीय सेवाओं में बांटी गई हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी किसी भी राज्य में नियुक्त किए जा सकते हैं। वो राज्य कैडर में बटे हुए होते हैं। केंद्रीय सेवाएं 4 वर्गों में बटी हुई होती हैं, क ख ग घ। इनको क्लास या श्रेणी कहते हैं। अर्थात प्रत्येक केंद्रीय सेवा में 4 श्रेणियां होती हैं। प्रत्येक सेवा में 4 श्रेणियां होती हैं। कहीं पर यह बात हो सकता है, लेकिन प्रत्येक केंद्रीय सेवा में 4 श्रेणियां होती हैं। प्रत्येक श्रेणी के वेतनमान के अनुसार ग्रेड या स्तर होते हैं। हम आपस में चर्चा करते हैं कौन सी ग्रेड के कर्मचारी हो, तो वेतन के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना ग्रेड मिल रहा है तो ये उस स्तर के कर्मचारी हैं। श्रेणी का और श्रेणी खा राजपत्रित हैं, अर्थात श्रेणी का तो पूर्णतः राजपत्रित है और श्रेणी खा राजपत्रित और राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों हैं। राज्य सेवाओं में की वर्गीकरण व्यवस्था में कोई एकरूपता नहीं होती। राज्यों में वर्ग आधारित वर्गीकरण नहीं है, क्लास आधारित वर्गीकरण नहीं है। अतः राज्यों में श्रेणी का तात्पर्य ग्रेड से लिया जाता है। केंद्र में सेवा श्रेणी स्तर अलग अलग होते हैं, लेकिन राज्यों में वर्ग नहीं होके ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। राज्यों के अधीन जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं, इसे दोबारा सुने। केंद्रीय सेवाओं की प्रतिष्ठा और वेतनमान ज़्यादा होते हैं, जबकि राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनके प्रतिष्ठा और वेतनमान कम होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का भारतीय पद वर्गीकरण प्रणाली में पालन नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्थिति वर्गीकरण पर आधारित है। वेतनमानों की संख्या अत्यधिक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 5वें वेतनमान से पहले 100 से अधिक प्रकार के वेतन होते थे, अब उनको घटा करके कम कर दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के जो सामान्य अधिकारी हैं उनकी पदस्थिति श्रेष्ठ होती है और विशेषज्ञों को उनसे निम्न स्थान प्राप्त होता है। अर्थात प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, कलेक्टर और एसडीएम, उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, जबकि डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, वकील, इनको कम सम्मान मिलता है। अवैज्ञानिक और अस्पष्ट वर्गीकरण से अनेक प्रकार की जटिलताएं तथा भ्रम व्याप्त हैं। जो वर्गीकरण प्रणाली अपनाई गई है वो अवैज्ञानिक प्रकार की है, इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है और इससे अनेक जटिलताएं, भ्रम पैदा
होते हैं, जन्म लेते हैं। भारत में पद वर्गीकरण प्रणाली की आलोचना। जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि ये वर्गीकरण अवैज्ञानिक प्रकार का है, अस्पष्ट प्रकार का है, इससे जटिलता और भ्रम जन्म लेता है। क्योंकि भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण कार्मिक की व्यक्तिगत स्थिति पर आधारित है, यह पद वर्गीकरण की अपेक्षा स्थिति वर्गीकरण अधिक कहलाता है। और यह परंपरा हमें ब्रिटिश प्रशासन से प्राप्त हुई थी। इसकी आलोचना निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है कि ये परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटिश काल में लोक सेवाओं का जो वर्गीकरण किया गया था वो अंग्रेज और भारतीय उनके आधार पर था। उच्च पदों पर अंग्रेज स्थापित होते थे और वो भारतीयों को निम्न पदों पर पोस्टिंग देते थे। पदों को समान कार्य के आधार पर न बांटकर उन्हें मनमाने ढंग से दर्जा प्रदान किया गया था और यह प्रणाली आज भी प्रचलित है। समानता का उल्लंघन। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि स्थिति वर्गीकरण में कार्मिक की व्यक्तिगत स्थिति जिस मूल पद पर उसको नियुक्ति दी गई है उससे मानी जाती है। बाद में उसको स्थानांतरित करके विभाग बदल के कहीं भी कोई पोस्टिंग दे दी जाए तो वहाँ के पद और दायित्व से उसकी स्थिति नहीं बदलती। इस कारण समान कार्य करने वाले पदाधिकारी आज एक ही वर्ग में सम्मिलित नहीं है। विशेषज्ञों की उपेक्षा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो अपनी स्थिति सर्वोच्च मानते हैं। उनके पास अधिक अधिकार, अधिक सत्ता होती है। उनको किसी भी विभाग में पदस्थापित किया जा सकता है और जिस विभाग में भी उनको भेजा जाता है वहाँ पर उनको नियंत्रक या नियंत्रणकर्ता या प्रबंधक के पद पर ही भेजा जाता है, जबकि विशेषज्ञ सेवाओं के साथ ऐसा नहीं है। विशेषज्ञों को सदैव ही प्रशासनिक सेवा के अधीनस्थ रखा जाता है। सुविधाओं में भेदभाव। अधिकारी और कर्मचारी की वेतन में 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर होता है। जबकि ऐसा होना एक त्रासदीपूर्ण स्थिति है। यह भेदभाव के जनक होने का एक स्तर है। उच्च पद और निम्न पदों के मध्य जो ये खाई है इसे किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। ये आर्थिक समानता का एक उल्लंघन होती है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 10,000 रुपये और उस विभाग के मुखिया को लाखों रुपए वेतन मिले। हम मानते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी की योग्यताएं, दायित्व समान नहीं हो सकते,
लेकिन इतना बड़ा भयावह अंतर होना ये संविधान की समानता और न्याय के मूल अधिकार जो हैं उनके विपरीत है। अलोकतांत्रिक वर्गीकरण। अंग्रेजों ने राजपत्रित और अराजपत्रित की जो श्रेणियां बनाई थी, उनमें राजपत्रित पदों पर अंग्रेजों को या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग के भारतीयों को पदस्थापित किया जाता था। यह एक प्रकार का कार्मिक जातिवाद कहलाता है। राजपत्रित और अराजपत्रित श्रेणी के कारण कर्मचारियों में संघर्ष बना रहता है। कठोर एवं बिखरा हुआ वर्गीकरण। भारतीय लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय पॉल एच एपलबी ने भारतीय पद वर्गीकरण व्यवस्था के जो 5 दोष बताए थे, उनमें एक दोष ये था कि भारतीय पद वर्गीकरण की जो प्रणाली है बहुत कठोर है और बौद्धिक अनुप्रेरित है, अर्थात रिजिड है, इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड है, डिसजॉइंटेड है, विसंरचित है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है। और इसमें अंतर्वर्गीय ईर्ष्या यानी इंटरक्लास जेलसी, ईर्ष्या पाई जाती है कार्मिकों में, ये ईर्ष्या पैदा करती है। और इसमें सामान्यज्ञों का प्रभुत्व पाया जाता है। भारतीय पद वर्गीकरण प्रणाली में विशेषज्ञों को सामान्यज्ञों से कम तर करके आंका जाता है। वेतनमान श्रृंखलाओं की अधिकता, ये अगला दोष है। चौथे वेतन आयोग के समय केंद्र सरकार में 153 प्रकार के वेतनमान थे, जिनको घटाकर 36 किया गया। क्योंकि पहले क्या है, प्रत्येक पद के लिए पृथक वेतनमान निर्धारित किया जाता था, जो वर्गीकरण को और कठिन बनाता था। यह कठिन वर्गीकरण का एक आधार होता था। उलझा हुआ स्वरूप। भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण केंद्र और राज्य में भिन्न भिन्न है। केंद्रीय सेवाएं सेवा, श्रेणी और स्तर में बटी रहती हैं, जबकि राज्यों में सेवा को ग्रेड में बांटा गया है। केंद्रीय सेवाओं में श्रेणी का मतलब है किसी सेवा का उपवर्ग, यानी सेवा, सेवा के बाद श्रेणी और श्रेणी के बाद स्तर। लेकिन राजस्थान में श्रेणी शब्द का मतलब है कि कर्मचारी को किस ग्रेड का वेतन मिलता है। श्रेणी का ये अंतर भ्रम पैदा करता है और असमंजस की स्थिति को जन्म देता है। किसी पदनाम से पद की योग्यताओं और कार्य की प्रकृति का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाता। जैसे किसी विभाग के निदेशक का पद है तो उस पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कभी तो उस पर सामान्यज्ञ को बैठा दिया जाता है, कभी विशेषज्ञ को बैठा दिया जाता है, जबकि दोनों की योग्यताओं में भारी अंतर होता है। इस प्रकार हमने पद वर्गीकरण का अध्ययन किया। धन्यवाद।